तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगला दीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है। तो अपर पीसीएस मेंस आपका कुछ दिनों बाद होने वाला है। ठीक है। तो अपनी तैयारी को आप रखिए अच्छे से आप आंसर लिखिए, अच्छे से टॉपिक आप रिवाइज करिए। ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी पेपर को या किसी भी टॉपिक को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट में, आप टेलीग्राम पे आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। उससे इतर हमने कल आपकी क्लास ली थी आपको एपीएस के रिगार्डिंग, क्योंकि एपीएस का आपका जो मेंस एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो आपका मार्च में होने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो उसमें हमने बोला था कि कल से हम आपका जो है एपीएस का क्लासेस हम आपकी शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो एपीएस के अलावा बच्चों का भी आरओ एआरओ और अपर लोअर के लिए आपका मैसेज आ रहे थे कि उनको रिगार्डिंग आप बैच शुरू करने के रिगार्डिंग, तो उसको भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे ऐसा कि आरओ एआरओ में एक साथ देख लेंगे। ठीक है। और फिर अपर लोअर में एक साथ देख लेंगे। ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ों को मैं इसमें डिवाइड हम करेंगे, आर ओ ए आर ओ अपर और लोअर को लिखे। 2 मिनट आपको लूँगा मैं। ठीक है। 2 मिनट इसलिए क्योंकि इसलिए आप ये देखो, आर ओ या ए आर ओ आपका हो गया, ये अपर आपका हो गया और ये आपका लोअर हो गया। ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें आर ओ ए आर ओ का जो मेंस का पेपर है लेटर राइटिंग वाला, उसे हम लेंगे। ठीक है। ये आपका हो गया लेटर राइटिंग वाला। ठीक है। अब इसमें आपका जो लोअर में भी आपका मेंस लेटर राइटिंग वाला आपका है। ठीक है। आपका अपर में जो आपका, वैसे हम अभी क्लास कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी आपका जो पेपर आपका भाषा वाला लैंग्वेज पे वाला पेपर है और एससी वाला पेपर है, यहाँ भी उन सबको हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ। इसके अलावा अपर का जो जीएस का हो गया और जो लोअर का आपका जीएस हो गया, कौन सा, मेंस का। इसके मेंस के जीएस के 2 पेपर प्लस एथिक्स वाला आपका पेपर हो गया। और मतलब इसी में एथिक्स का इसी के अंतर्गत है, जीएस के आपके जो पेपर होने वाले हैं 2। और अपर के आपके जो आपके जीएस के पेपर हैं, जीएस 1 2 3, उनको, तो इनको हम एक साथ देखेंगे मेंस के परस्पेक्टिव से। ठीक है। ये आपका हो गया सर। अब इसमें से बचा आपका आर ओ या आर ओ का कौन सा, जीएस 1 मेंस का प्लस प्रीलिम्स वाला आपका पेपर, इसमें जो बचेंगे आपके 150 मार्क्स का वो। अपर का जो आपका प्री वाला आपका हो जाएगा वो, और लोअर का आपका हो जाएगा कौन सा, प्री वाला वो। इनको हम एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में अभी सोच रहा हूँ आपको करने की, कि इस तरीके से 3 फॉर्मेट आपको मैं लेके चलूंगा, जिसमें आपका आर ओ आर ओ अपर लोअर तीनों आपका एक साथ हो जाएगा। ठीक है। तो उससे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो चाहिए हम जल्दी आपको शुरू कर देंगे। तो उससे अलावा हम जो आज से देखने वाले हैं आपका, वो है आपका एपीएस का। ठीक है। तो एपीएस का भाई आप जब देखोगे तो आपका पेपर 1 आपका जीएस का है, आपको पता ही है। ठीक है। और पेपर 2 आपका होने वाला है लैंग्वेज का, बेसिकली हिंदी और उसका एसए का। अब इसमें आपका 100 नंबर आपका एमसीक्यू आपका होने वाला है। ठीक है। 100 आपके सवाल आएंगे और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। जनरल आपके जो पेपर आपके होते हैं जीएस के, उस टाइप का होने वाला है। ठीक है। बस आप तैयारी करोगे तो आपको सिलेबस के बेस आपको जाना है। ठीक है। और पेपर कोई भी आपको सिलेबस को अपना बेस बना के वैसे ही आपको अपनी तैयारी आपको करनी है। ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने आपको कहा था उसी बेसिस पे आपको जाना है भाई। इसको लेके हम बीच बीच आपकी क्लास वगैरह कोई भी टॉपिक या किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो तो आप बता सकते हो, उस पर आप काम करेंगे। इसके अलावा इस पे हम ये भी आपको सोच रहा था, जैसे कि आपका यूनिट वाइज लेंगे, जैसे आपका एक यूनिट आपका ये हो गया करंट अफेयर आपका हो गया, सेकंड यूनिट आपका जो साइंस वाला सवाल आपका हो गया, साइबर अपराध आपका हो गया, आपका जो साइबर सिक्योरिटी आपका हो गया। ठीक है। बायोमेट्रिक उपकरण, इन सबको हम इन चीज़ों को देखेंगे। अब मेन जो हमारा फोकस रहने वाला है आपका पेपर 2 पे है। ठीक है। क्योंकि आपका जो रैंक, और बेसिकली हम बोल सकते हैं रैंक तो नहीं, मतलब आपका जो सिलेक्शन बेसिकली आपका होगा वो इससे आपका डिसाइड होने वाला है। क्योंकि जीएस पे जो है सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, तो जीएस वही आपका लगभग लगभग आप उतना फाइट नहीं कर पाओगे। ठीक है। मतलब आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको जो निबंध और जो आलेखन वाला आपका सेगमेंट है, इसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसमें जो हम बच्चों के नंबर कटने वाले हैं, ठीक है, वो यहीं से आप आगे पीछे आप होने वाले हो। ठीक है। तो इस पे निबंध और आलेखन पे आपको क्या है, एक अच्छे से आपको काम करना है, क्योंकि ऊपर जो आपका जीएस वाला पेपर है उस पर रट्टा कोई मार देगा, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका सब्जेक्टिव है। और निबंध एवं आलेखन पे जिस बच्चे का आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी, जिसका अपने सब्जेक्ट पे ऊपर टॉपिक के ऊपर कमांड अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी, वही इस पे अच्छा आपका बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा, उससे आप अगर अच्छे मार्क्स उसे मिलेंगे। ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान, आप जीएस 1 आपको पढ़ते रहो भाई। ठीक है। लेकिन आपको जो पेपर 1 आप पढ़ते हो, लेकिन जो आपका पेपर 2 बेसिकली आपका है निबंध वाला, इस पर आपको विशेष फोकस देखना है। आपको जो यूनिट जितनी भी आप देखोगे, तो कितनी यूनिट आपकी, 8 यूनिट है। तो ये मान लो आप एक यूनिट आपकी एक क्लास इसमें आपकी हो जाएगी, एक क्लास इसमें 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 6
और 2-3 क्लास की, 9 क्लास आपकी ये हो गई, ठीक है। इसमें आपकी तो क्लास लगेगी 1 2 3 4 5 6 9 6 15। ये मान लो कि 20 क्लास में आप राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, तो 20 क्लास में आपको पूरा मैं आपका पेपर 2 आपका करवा दूंगा डिटेल में, ठीक है। उसके साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, आपका जीएस वाला है वो हम फिर डेली एक एक क्लास हम जीएस 1 भी हम देखते चलेंगे 20 तारीख के बाद, 20 तारीख मतलब 20 क्लास के बाद, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट ये रहने वाला है। तो आज जो पहले यूनिट आपकी है, और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा सीधा हम यूनिट वाइज आपको जो सिलेबस में दिया हुआ वैसे ही हम पढ़ते हुए जाने, सीधा हम पहले यूनिट सिलेबस उठाएंगे। पेपर 2 का आपने उठा लिया है तो आपको पेपर सिलेबस आपका डाउनलोड कर देना है उसमें हार्ड कॉपी में, ठीक है, अपने पास आपको रखना है, ठीक है। और जो जो यूनिट आपकी खत्म होती जाएगी उसे आपको हाईलाइट करते हुए जाना है, समझ गए। तो पहले यूनिट हम आज देखने वाले हैं आपकी जो अपठित गद्यांश को लेके है ये, इसमें संबंधित प्रश्नोत्तर कैसे आपको सॉल्व करने हैं, आपको शीर्षक किस तरीके से आपको बनाना है, और ये वाला जो आपका पोर्शन है ना भाई, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेट वाला है। तो भाई ये सिंपल सी बात है, ये एक आपका लैंग्वेज वाली बात है, तो इसे मैं आप 20 दिन में सिखा नहीं पाऊंगा, जेन्युइन सी बात है ना। तो ये आपका जो अंग्रेजी से हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन आपका है, इस वाले सेगमेंट को आपको खुद से आपको तैयार करना पड़ेगा भाई, ठीक है। कि आपकी कितनी बेहतर आपकी स्थिति है अंग्रेजी में, और कितनी बेहतर पकड़ है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। आपको उसे बेहतर कराना है, ठीक है। तो उसे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप PYQ पे जाओ, ठीक है। अभी तक जितने भी आपके सवाल पूछे गए हैं पर पीसीएस में, आप सवाल पेपर उठाओगे तो उसमें आपका ट्रांसलेशन वाला एक सेगमेंट रहता है, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी वाला को जो ट्रांसलेशन बेसिकली आपको अंग्रेजी से हिंदी में जो ट्रांसलेट करना है, तो अंग्रेजी में आपको थोड़ा बहुत आपको सुधार करना पड़ेगा, थोड़ा व्याकरण आपका जो है इस हमारा वाला आपका हो गया जो, ठीक है, थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म आपका जो हो गया, उन सब पे आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और आपकी जो एक शब्दावलियाँ हैं, ठीक है, आपकी जो हम बोल सकते हैं आपका जो एक वोकेबलरी आपकी है उस पर आपको आप काम करना है, ठीक है। क्योंकि मेन वोकेबल काम रहता है, अगर आपका वो अपने आपका अगर याद आ गया उस संदर्भ में, तो आप आसानी से उसका ट्रांसलेट वहाँ पे कर जाओगे, ठीक है। तो हम आपका जो आज हम देखने वाले हैं, आप हम ये देखेंगे अपठित गद्यांश और आपका जो प्रश्नोत्तर वाला है, और किस तरीके से आप शीर्षक वहाँ पे करोगे, ठीक है। तो इसे हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। और जिसको हम पढ़ लेंगे तो इससे हम आपका हाईलाइट कर देंगे पूरा, यानी कि आपका ये वाली यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको खुद से करना है, आपको अंग्रेजी से हिंदी का जो खुद का ट्रांसलेशन है वो आपको खुद से करते हुए जाना है, समझ। तो उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, ठीक है। तो ये आपकी आज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आपका सीधा यहाँ पे आएंगे नोट्स में, ठीक है, अपठित गद्यांश। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी लोअर के टाइम पे मैंने आपको कंप्लीट आपका जो ये वाला सेगमेंट है, आपको जो ये ड्राफ्टिंग का सेगमेंट आपको पूरा पढ़ा रखा है। तो अगर चाहो तो मैं प्लेलिस्ट जो है ऊपर भी डाल दूंगा, यहाँ पे आई बटन पे आपको दिख जाएगा ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ से आपकी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, तो वहाँ से ये आप क्या है चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ भी मैंने आपको पूरा पढ़ा हुआ है, पढ़ा रखा है पहले से, तो आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो, और फिर आप यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, समझिए। अब जो ये बोर्ड है भाई अपठित गद्यांश, अब पढ़ने का तरीका कैसे होगा भाई, तो मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा किस तरीके से आपको उसमें काम करना है, अपठित गद्यांश को कैसे पढ़ना है, कैसे उसके सवाल को टैकल करना है, कैसे उसको शीर्षक निर्माण करना है। उसके बाद हम आपका एक 2023 का पेपर देखेंगे, 2000, ठीक है, 2023 का हम पेपर देखेंगे किसका, अपर पीसीएस का, ठीक है। अपर पीसीएस में जो गद्यांश पूछा गया था बेसिकली उससे हम देखने वाले हैं। फिर एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम, हाँ मतलब 2023, उसके बाद इनको समझने के बाद मैं आपको 2023 का एक जो सवाल आपका है उससे हम देखेंगे अपठित गद्यांश वाला, वो हम देखेंगे। उसके बाद में आपको एक मॉडल आपका जो एक गद्यांश होगा उससे हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में फिर एक गद्यांश मैंने दिया होगा उससे होमवर्क के तौर पे आपको उसे खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो भाई कि अपठित गद्यांश होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो अपठित गद्यांश का उद्देश्य बेसिकली आपका होता है कि आप जो बच्चा बेसिकली है, मतलब जो आप स्टूडेंट हो, तो आपकी जो समझ आपकी हो गई, आपकी तर्क वाली स्थिति आपकी हो गई, आपको विश्लेषण करने वाली आपकी क्षमता उसका पता कराना, ठीक है। आप जो है उस पूरे गद्यांश को पढ़ के आप उसके मुख्य विचार को पकड़ पाओ, ठीक है। आप उससे सूचना और निष्कर्ष निकाल पाओ भाई, ठीक है। उससे आपको जो क्या है भाषा और ज्ञान मापी जाएगी, ठीक है। तो ये सब उसके उद्देश्य होते हैं किसी भी आपका जो एक गद्यांश बेसिकली पेपर में दिया होता है, ताकि आप क्या है आपकी समझ विकसित की जा सके, आपकी समझ कैसी है, आपको तर्क करने की स्थिति कैसी है, विश्लेषण करने की स्थिति कैसी है, इन सबको जांचना परखना हो गया। आपका भाषा ज्ञान का स्तर क्या है वो जांचना, ठीक है। आप सूचना किस तरीके से निकाल पाते हो, आप निष्कर्ष किस तरीके से निकाल पाते हो, इन सब का जो एक जिस्ट निकालने वाली बात होती है, वो जो मेन इसका मोटो होता है वो इसका होता है गद्यांश का। आपसे उम्मीद बेसिकली की जा सकती है, ठीक है। अब बेसिकली गद्यांश को पढ़ने का तकनीक होगी क्या, आपको ऐसे गद्यांश दिया होगा,
ठीक है, और उनसे रिलेटेड नीचे को सवाल दिए होंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। अब भाई गद्यांश तो आ गया, तो गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले करना ये है कि आपको सबसे पहले ये आपको फॉर्मूला अपनाना है कि यानी आपको पहले 10 से 15 सेकंड में क्या करना है, आपको एक बार पूरे अनुच्छेद को क्या आपको तेजी से वो देख लेना है, सरसरी निगाह उस पर मार लेनी है ऊपर से लेकर नीचे तक, ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए। जनरल आइडिया किसका, कि भाई आप किस कंटेंट को लेके आपको गद्यांश दिया गया है, किस विषय के ऊपर आपका बेसिकली आपका गद्यांश वो दिया गया है, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, तो आपको पहली 10 से 12 सेकंड में जो सरसरी निगाह आप मारोगे, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई जो कंटेंट जो आपका गद्यांश दिया गया है वो किस विषय में है। ठीक है, सामाजिक स्थिति उसमें बताई गई है, आर्थिक स्थिति पे है, या राजनीतिक रूप से है, या साहित्यिक रूप से, एक जनरल आइडिया आपको मिल जाए कि भाई जो गद्यांश मेरे पास है वो इस फॉर्मेट में या इस विषय को लेके आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसको आपने देख लिया भाई। अब जब आप पढ़ोगे उसे, अब उसे आपको स्कैन करना है भाई। अब जब पढ़ोगे आप, तो पढ़ते टाइम आपको जो जो उसके महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उससे आपको चिन्हित करने हैं। ठीक है, आपको मुख्य विचार क्या है भाई, उस पर ध्यान देना है। वहाँ पे क्या तथ्य और क्या आंकड़े दिए गए हैं उन पर ध्यान देना है। उस पर क्या एग्जाम्पल दिए हैं उस पर ध्यान देना है। क्या निष्कर्ष उसके उसका बात बोल रहा है उस पर ध्यान देना है। और लेखक बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है इस गद्यांश के माध्यम से, लेखक की दृष्टि क्या है बेसिकली। ठीक है, लेखक क्या जताना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, क्या एक पॉइंट आउट करना चाह रहा है, उसकी दृष्टि को आपको देखना है। तो सेकंड फेज पे आपको इन बातों को ध्यान रखना है सेकंड स्कैन में। ठीक है, पहले आपने स्किम कर लिया भाई, आपने सरसरी निगाह मार ली, सेकंड आप स्कैन करोगे ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर आपको इन बातों को उस पर ध्यान देना है। ये हो गया। अब ये करना है आपको थर्ड टाइम पे कि आपके जो महत्वपूर्ण शब्द उसमें दिए हुए हैं, जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट उसमें हैं, उन पे आपको या तो गोला बना लो भाई, या उन्हें हाईलाइट कर लो। जैसे कारण की बात आपको, जिसमें कुछ कारण दिए हुए हैं, उस कारण के बाद क्या है, कुछ परिणाम दिए गए हैं, कुछ समस्याएं बताई गई है, कुछ समाधान दिए गए हैं, या तुलनात्मक उसमें कुछ बातें बोली गई है, कुछ विरोधाभास बोल रहा है, कुछ निष्कर्ष उसमें बातें बोली गई है। और ऐसा करने के फायदा ये होगा, अगर आप पहले ये सब कर लोगे पढ़ते टाइम, तो उससे आपका एक टाइम बचेगा, और टाइम बचने का जब नीचे आपके सवाल दिए होंगे उनको बाद में आपका क्या है, उत्तर लिखने का आपका काम आएगा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात ये मुझे ऊपर डालना चाहिए था, ये है कि पहले आपको प्रश्न पढ़ना है भाई, अगर आपका समय का अभाव है। ठीक है, और ये सबसे काम तभी आता है जब आपका समय का अभाव है, ये आपका बहुत समय बचा देता है। ठीक है, ये मान लो आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया भाई, आपका गद्यांश बचा हुआ है और टाइम बहुत कम है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है कि आपको पहले पढ़ने प्रश्न भाई, कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपने पढ़ लिया, अब जब आपने प्रश्न आप सवाल आपने पढ़ लिया भाई, अब सवाल आपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में वो सवाल बना रहेगा। ठीक है, और फिर जब आप गद्यांश को पढ़ने जाओगे तो आपको सवाल वहाँ पे टिक होगा, और जैसे उस सवाल से संबंधित कोई लाइन वहाँ पे आती है, कोई बात वहाँ पे आती है, तो आपका दिमाग अपने आप उस वहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट करना या पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा, और आपको कहीं फिर आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप आंसर आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आंसर आपको दिखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आपको गद्यांश भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका तकनीक आपकी समय बचाएगी भाई, क्योंकि पढ़ते समय क्या आपको पता चलता है कि जानकारी पर ध्यान आपको देना है और किस जानकारी पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो प्रश्न आपको पहले पढ़ने और फिर आपको गद्यांशों को आपको पढ़ना है। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और अब वहाँ पे आंसर की बात आ रही भाई। अब आंसर आपको मानना कि आपने पूरा गद्यांश पढ़ा, ठीक है, और गद्यांश पढ़ने के बाद होगा क्या कि आपके नीचे सवाल दिए होंगे, तो आपको करना ये नहीं कि सवाल तो दे दिया और आपने ऊपर जो लाइन पैराग्राफ में जो लाइन दी गई उसी लाइन को पूरा उठा के आपने नीचे लिख दिया। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो लाइन नीचे लिखी है बेसिकली, वो जो सवाल नीचे दिया गया है, सवाल में जो आपकी बात बोली गई है ऊपर, ठीक है, तो उस बात को आपको हूबहू नीचे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बल्कि जो मूल उसकी जो आत्मा है, जो मूल वाक्य बेसिकली आपका सवाल ऊपर पैराग्राफ में दिया गया है, उस मूल वाक्य को आपको उठाना नहीं है, बल्कि उसकी जो आत्मा है, जो कोर बातें हैं, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, बेसिकली अर्थ बदल जाए लेकिन उसका आशय बेसिकली है, जो चीज़ वो कहना चाह रहे हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके मूल वाक्य को उठाना नहीं, उसे अपनी लैंग्वेज में बेसिकली अपने शब्दों में आपको उस बात को वहाँ पे लिखना है। ठीक है, और संक्षिप्त लिखना है और स्पष्ट रूप से आपको उस बात को वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा से बचना है कि आप कभी भी ये कोशिश नहीं करोगे कि मूल वाक्य आप वहाँ से उठा के उसे नीचे लिख दो। सिंपल सी बात है, आपको उसके जो अर्थ, हालांकि अपनी बातों में बेसिकली अपने शब्दों में क्या करोगे, आप उस चीज़ को वहाँ ऊपर से लेके आप नीचे उसे उतारोगे या उसे लिखोगे। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं जिन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप गद्यांश के टाइम पे। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब ये है कि प्रश्नोत्तर बेसिकली आपके कि आंसर राइटिंग जो मैटर कैसे आपको किस तरीके से आपको अपनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ोगे, तो प्रश्न को आपको पहले प्रकार पहचानना है कि प्रश्न किस टाइप का है।
या तो तथ्य, उसमें तथ्य मांगा गया भाई, या तो उसमें व्याख्या बोली गई है या व्याख्यात्मक रूप से है, या उसमें सार निकालने की बात बोली गई है, या तर्क या टिप्पणी की बात बोली गई है। तो इस 3-4 टाइप की आपके पास सवाल आएंगे, ठीक है, और फिर उस बेसिस पे आपको आगे जाना है। समझ गए। अब ये 3 स्टेप फॉर्मेट आप करना है। एक तो आप शुरुआत करोगे अगर आप 3 स्टेप में, तो पहला आपका ये हो गया, सेकेंड आपका ये हो गया, और ये चाहो तो आप कर सकते हो या तो छोड़ भी सकते हो, अगर आपके पास वर्ड लिमिट उतनी दी गई है तब आप इसे कर सकते हो, ठीक है, अगर सब सीमा अपने आपके पास उतनी होती है तो, ठीक है। अब इसमें बात ध्यान आपको ये रखना है कि ये बोल रहा है कि आपको 3 स्टेप फॉर्मेट की बात मैंने की, तो पहले आपको जो डायरेक्ट आप बिगिनिंग जो शुरुआत करोगे, तो प्रश्न में जो बात पूछी जा रही है आप उसी से आपको शुरुआत करनी है। आप क्या बोलोगे कि भाई उपरोक्त गद्यांश के अनुसार, या उपरोक्त लेखक का मत है, या लेखक के अनुसार लेखक कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इन शब्दों से आप यूज करोगे तो यानी कि जो प्रश्न में बातें बोली जा रही है, तो आप बोलोगे कि गद्यांश के अनुसार या लेखक का मत है भाई, लेखक के अनुसार। आप इन बातों को कोट करोगे और फिर अपना आंसर शुरू करोगे। फिर आप मेन, आपको जो एक एक्सप्लेनेशन बेसिकली आप जो उसे खोलोगे अपने आंसर को, उसे आप बताओगे। आप 3-4 लाइनों में जो जितने भी आपकी शब्द सीमा दी गई है उसमें आपको मेन आंसर आपको बताना है, ठीक है। वही बातें, कहीं बाहर से आपको बातें नहीं जोड़नी, जो गद्यांश से बातें बोली गई उन्हीं बातों को आपको नीचे लिखना है। बस फर्क क्या होगा, आपको हूबहू फोटोकॉपी नहीं करनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल जो मूल शब्द आपको नहीं उठाने, आपको जो अपने शब्दों में उन बातों को नीचे बोलना है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अगर शब्द सीमा ज़्यादा है तो भाई आप क्या करोगे, जो कंक्लूजन भी आप लिख सकते हो, उसका जो अंतिम निष्कर्ष है सार आप लिख सकते हो, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखोगे अपने प्रश्नों को लिखने के संदर्भ में, ठीक है। तो प्रश्न के आपको उत्तर के संदर्भ में इन विशेष बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। आप इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आप ये वाली लाइन जो है, और इसके अलावा जो अपने शब्दों में, ठीक है, जो मैं ये बोल रहा था कि आपको हूबहू आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल अपने शब्दों में उसे लिखना है। समझ गए, ठीक है। अब आता है कि शीर्षक की बात भाई, ठीक है, कि शीर्षक को कैसा आप, मतलब शीर्षक की बात आएगी तो शीर्षक किस तरीके से आप लिखोगे। तो शीर्षक मतलब होता है कि जो गद्यांश बेसिकली है, तो वो जो गद्यांश किस विषय पे है, यानी कि गद्यांश का मेन विचार क्या है, ठीक है। अब हो सकता है उस गद्यांश से आपके बहुत सारे विचार आपके निकल रहे हो भाई, ए भी निकल रहा हो, बी भी निकल रहा हो, सी भी निकल रहा हो, डी भी निकल रहा हो, लेकिन आपको जाना उस शीर्षक के साथ है जो क्या कर रहा है। कोई एक ऐसा शीर्षक होगा जो सतत रूप से समावेशी रूप से क्या करेगा, इन सभी शीर्षकों को अपने अंदर समेट रहा होगा। तो कोशिश आपको ये करना है कि शीर्षक आपका अधिक से अधिक समावेशी हो भाई, वो संपूर्ण जो आपका गद्यांश है उसका अर्थ परिणाम जो कुछ भी है उसको अपने अंदर जो है समेट रहा हो, ठीक है। अब जैसे आप बोल सकते हो शहरीकरण की चुनौतियां, आप पर्यावरण संरक्षण, एक एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इसे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और शीर्षक में आपको ये ध्यान बात रखना, ठीक है भाई, शीर्षक आपका छोटा से छोटा होना चाहिए। आपको कोशिश करनी कि भाई जितना छोटा आपका हो सके उतना बेहतर हो। इस बात को विशेष, आपको जो महत्वपूर्ण बात आपका यही है, ठीक है। आपका अर्थपूर्ण हो भाई, ठीक है, उसका अर्थ आपका निकल रहा हो जो आपका गद्यांश में दिया गया हो। आपका शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, ठीक है, पूरे गद्यांश को अपने अंदर एक समावेशी रूप में आपका समेट रहा हो भाई, जो मैं आपको बात बोल रहा था ऊपर, ठीक है। और एक सकारात्मक स्वर उसके अंदर आप बोल सकते हो, ये उसके अंदर का भाव है, तो वो आपका एक अच्छा शीर्षक आपका होगा, ठीक है। तो इन बातों को आपको शीर्षक में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब शीर्षक की फिर आपका इन 5-6 टाइप से आप दे सकते हो, या तो सार शीर्षक आप दे दो भाई, या तर्क शीर्षक दे दो, या विषय के ऊपर आप शीर्षक दे दो, या भाव शीर्षक आप दे दो, या प्रश्न रूप से शीर्षक दे दो, या कहावत रूप आप शीर्षक दे दो। जैसे आपने जल संकट आप एक सार बोल दिया भाई, आपने पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्यता एक तर्क वहाँ पे दे दिया है भाई, ठीक है। आपने विषय बोल दिया है कि विषय सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात आपने बोल दी है। आपने भाव दे दिया है भाई कि मानवता का संदेश, आपने भाव शीर्षक बोल दिया। आपने प्रश्न रूप शीर्षक बोल दिया कि भाई क्या शहर विकास का सही मार्ग है भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क के रूप में आपको बना हुआ है। और फिर क्या आपने एक कहावत के रूप में क्या बोल सकते हो कि बूंद बूंद से सागर की बात आप बोल सकते हो। मतलब एक फॉर्मेट आप इस तरीके से आप अपना सकते हो, सभी अपने आप में बेहतर। बस कोशिश आपको करनी है कि जो भी आप अपनाओ उसके अंदर ये ऊपर के जो आपके पॉइंट है, छोटा, अर्थपूर्ण, आकर्षक, आपका समावेशी, ये सब बारे जो बिंदु उसमें बेसिकली आपके होने चाहिए, ठीक है। अब ये है आपका मेंस का 2023 का आपका एक गद्यांश आपका है, इसको हम पढ़ते हैं, और इनसे नीचे आपके जो सवाल आपके बेसिकली होंगे उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि
साहित्य की समृद्धि के लिए किन किन विषयों के कैसे ग्रंथ है? साहित्य की समृद्धि के लिए किन किन विषयों और कैसे ग्रंथों की आवश्यकता है, ये निर्धारण करने में शक्ति मुझ में नहीं है। जिस भाषा के साहित्य में जिधर देखिए उधर ही अभाव देखा पड़ता है, उसकी उन्नति के लिए निमित्त करना जगह नहीं कहाँ की जा देखिए कि वो लिखी या लिखी, ठीक है। जो जिस विषय का ज्ञाता है तो जो विषय ज्ञान पड़ता है उसी विषय पर रचना करनी चाहिए, ठीक है। साहित्य की जितनी शाखाएं हैं, ठीक है, ज्ञान अर्जन के जितने साधन हैं, बेसिकली शाखाएं साधन है, सभी को अपनी भाषा में सुलभ कर देने की चेष्टा करनी चाहिए। साहित्य की दो एक बहुत ही महत्वमयी शाखाओं को संभालने के ग्रंथ पढ़ने के विषय में पहले भी कहा जा चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे हाईलाइट किया गया, ठीक है, रेखांकित किया गया कि अपनी ही भाषा के साहित्य से जनता की यथेष्ट ज्ञानोत्ति हो सकती है, विदेशी भाषाओं के साहित्य से यह बात कदापि संभव नहीं, ठीक है। हमारा इतिहास, हमारा विकास, हमारी सभ्यता बिल्कुल ही भिन्न प्रकार के साहित्य के द्वारा ये सभ्यता निरंतर बात पहुँचता है। फल यह होगा कि हिंदी के साहित्य कोश में नहीं, तो इसको पूरे को आपको पढ़ लेना है भाई, ठीक है। और जैसे आपको ऊपर बोल रहा था कि अब करना क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई टाइम का अभाव है तो आपको पहले नीचे आपको सवाल पढ़ लेना है, ठीक है। मान लो आपने सवाल पढ़ लिया भाई, ये तो खैर शीर्षक वाला सवाल है कि गद्यांश का भावार्थ जैसे ये बोल दिया, ठीक है। मतलब आपको सवाल पढ़ देना है और फिर आपको उसके फॉर्म आप जो पैराग्राफ जो गद्यांश बेसिकली उसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ोगे भाई, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। जब मतलब कौन सी विदेशी ज्ञान अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, चीनी, जापानी आदि किसी भाषा में क्यों ना पाया जाता हो, इसे हमको उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। हमारी सभ्यता पर सिखों, पारसियों, मुसलमानों, अंग्रेजों, चीनियों, जापानियों तक की सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। जैन बुद्ध की सत्ता का तो कुछ कहना ही नहीं। अतः इन जातियों और धर्मों के साहित्यों से भी उपाधि अंश ग्रहण हमें अपने साहित्य की पूर्ति करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली आपका बोल रहा है, ठीक है। अब पहला सवाल ये बोल रहा है कि उपयुक्त आपको शीर्षक देना है, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा यहाँ पे, तो आपको क्या है, आपको एक तो क्या चीज़ें आपको पता लगी, आपको पता लगी कि भाई जो आपका गद्यांश दिया गया है एक भारतीय साहित्य पे आपका बोल रहा है, ठीक है। भारतीय जो आपका जो भारतीय साहित्य है उसके संदर्भ में बोल रहा है, ठीक है। और किस तरीके से उस पर जो आपका एक इम्पैक्ट पड़ा है भारी, आपके जो अन्य उस पर आपका हो गया, ठीक है, उसके बोल दिया। उसकी उन्नति को लेके बात बोल रहा है, किस तरीके से उन्नति है, मतलब बेहतर उसे यहाँ पे बोल रहा है कि अपने साहित्य की पूर्ति करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो बेसिकली आपके साहित्य है उसकी उन्नति हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उसकी उन्नति के मार्ग किस तरीके से होता है, ठीक है। साहित्य की सृष्टि उन्नति यहाँ पे भी देख लो आप, ठीक है। तो पूरा आप पढ़ोगे तो आपको इन बातों को थोड़ा सा ध्यान आपको आएगा कि भाई जो आपका ये बेसिकली बोल रहा है कि आपका हमारा जो खुद का जो भारतीय एक साहित्य रहा है तो उसको लेके उस पर इम्पैक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और किस तरीके से जो उसे हम एक बेहतर बना सकते हैं, उसकी उन्नति कर सकते हैं, उसको हम सभ्यता को मतलब अपनी साहित्य की जो सभ्यता बेसिकली उसे हम आके ले जाकर उसे उन्नति के रूप में हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप जब देखोगे तो इन बातों को आपको ध्यान आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, आपको शीर्षक वाली बात आएगी तो आपको 3-4 शीर्षक पहले बना देने हैं, ठीक है। आपने जैसे एक शीर्षक बना दिया भाई, 2 बना दिया, 3 बना दिया, 4 बना दिया, और फिर उनमें से आपका क्या होगा, जो एक बेहतर आपका शीर्षक होगा उसके साथ आपको जाना है। खैर ये तो यहाँ पे 4 मैंने लिखे हैं, ये आपका सभी आपका इंपॉर्टेंट है। आपने बोल दिया भाई कि जो भारतीय साहित्य है उसकी आवश्यकता एवं उसकी उन्नति का मार्ग, ये थोड़ा लंबा हो गया तो आपने थोड़ा सा छोटा कर लिया भाई कि साहित्य उन्नति का मार्ग, ये आपने बोल दिया। आपने बोल दिया कि स्वभाषा साहित्य की आवश्यकता और दिशा की, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ठीक है, कहाँ पे था वो? ठीक है, यहाँ पे, ठीक है जी। तो कहने का मतलब आप एक लाइन अपनी इसका आपने एग्जांपल दे दिया भाई। आप बोलते हो कि जो साहित्य विकास है उसमें स्वभाषा की भूमिका, आप बोलोगे राष्ट्र जो आपका राष्ट्रीय साहित्य बेसिकली उसकी सृष्टि का मार्ग, मतलब जो राष्ट्रीय साहित्य की मतलब सृष्टि का मार्ग के तरीके से हमने बोल दिया। तो अलग अलग तरीके से आपको करना क्या है कि 4-5 आपको शीर्षक बना देने, उसमें से जो आपका जो छोटा होगा, जो अर्थपूर्ण होगा, जो बेहतर होगा, जो समावेशी रूप से आपको दिखा रहा होगा, उस आपका शीर्षक के साथ आपको जाना है। फिर समझ गए। अगला आपका है कि गद्यांश का भावार्थ। अब फिर एक सवाल आपका बन सकता है कि भाई ये 23 का सवाल है, उसमें आपको जो दिए हम उन्हीं सवालों को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका गद्यांश का भावार्थ की बात कर रहा है, तो भावार्थ की जब बात आएगी तो आपको करना क्या है कि जो आपका गद्यांश दिया होगा, वैसे तो खैर जो ये आपका भावार्थ वाला सवाल आएगा, अगर उसमें आपका शब्द सीमा दी गई है भाई, तो सवाल अधिकतम आपका जो शब्द सीमा आपका दी हुई होगी, क्या जो आपका नंबर आपका जो 2 वाला सवाल है इसमें आपको या 100 शब्द जितने भी आपके शब्द होंगे उसमें आपको उसके भावार्थ को लिखना है। अगर आपको शब्द सीमा नहीं दी गई है तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितना आपका गद्यांश दिया गया है, माना आपका गद्यांश अगर 100 शब्दों का है
तो आपको कोशिश करनी है कि उसका जो भावार्थ है वो 1/3 शब्दों में उसका आपको लिखना है, यानी कि 33 शब्दों में उसका भावार्थ आपको लिखना है। अगर आपका 200 में है तो आपका 66 60 से आपका 60 से 66 शब्दों के साथ आप चले जाओगे, ठीक है। तो भावार्थ में आपको ध्यान रखना है 1/3 शब्दों के साथ आपको जाना है, ठीक है। तो ये आपका गद्यांश है, ये इसका भावार्थ है। आप चाहो तो मैं PDF अभी अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव में, वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। और वैसे फिर आपको एक रेखांकित अंश आपके होंगे, उनकी आपको व्याख्या करनी होगी, ठीक है। तो रेखांकित अंश आपको दिए होंगे भाई, ठीक है। और उस अंश की आपको अपने शब्दों में उसको खोलना है कि भाई वो जो रेखांकित अंश है बेसिकली उसको वो बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। और इसमें भी आपको क्या होगा, एक शब्द सीमा आपको दी गई होगी, 50 शब्द 60 शब्द जो भी आपका होगा उसके अंतर्गत, समय सीमा के अंतर्गत आपको उन बातों को लिखना है, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि अपनी भाषा के साहित्य से जनता की अति जो आपकी जो ज्ञानोन्नति हो सकती है बेसिकली, और जो विदेशी भाषा है उसके साहित्य से बेसिकली आपका जो बात है वो कदापि आपकी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका आपको अगर भावार्थ करना है तो आप बोलो भाई ये पंक्ति क्या है, दिए गए जो गद्य में भारतीय साहित्य की जो एक आवश्यकता बेसिकली उस पर बात फोकस करिए, उस पर बता रहे कि जो आपकी भारतीय साहित्य की आवश्यक क्यों है भाई, ठीक है। और अर्थ इसमें बोलोगे क्या, जो लेखक क्या बोलता है, लेखक कहता है कि वह जनता की जो वास्तविक प्रगति आपकी तभी हो पाएगी जब वो क्या करेगा, जब उसका ज्ञान बेसिकली जब वो होगा, जो अपना ज्ञान जो बेसिकली उसकी अपनी जो भाषा आपकी होगी, अपनी लैंग्वेज बेसिकली होगी उसमें उपलब्ध हो, ठीक है। अब विदेशी आपकी जो भाषा है उनका साहित्य क्या होगा, वो हमारी संस्कृति हो गई है, जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो इतिहास है, भूगोल है, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, एथिक्स है, उनसे भिन्न होती हैं भाई, ठीक है। और उनसे जब भिन्न होता है तो इसलिए उससे जनता का सही मार्गदर्शन नहीं हो पाएगा भाई, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और अपनी भाषा में लिखा साहित्य क्या है, वो जनता की समझ के अनुकूल होता है, सरल होता है, उनके जीवन से क्या है जुड़ा होता है। तभी तो हम बोलते हैं कि साहित्य आपका एक दर्पण है समाज का। तो उस समाज का जो एक दर्पण का काम करता है, तो तभी तो आप बोलोगे कि भाई जब उस समाज का दर्पण के रूप में जो क्या है, जो साहित्य आपका किसी और उस तरीके से लिखा गया विदेशी भाषा में, तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो इन बातों को थोड़ा सा वो ध्यान रखना है, फिर आपको अपने शब्दों में क्या है उसको खोलते जाना है, ठीक है। ये आपका एक और है, इसे आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। फिर आपका ये अपठित गद्यांश से भाई, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये आपको पढ़ना है, छोटा सा है, ठीक ठाक है, छोटा सा भी नहीं है। ये उसके आपके सवाल हैं, ये उसके आंसर है, ठीक है। इनको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और इससे आपको ये मैंने एग्जाम्पल आप यहाँ से आप देख लोगे। उसके बाद से नीचे मैंने आपका ये एक डेमो आपका दिया है, ये मॉडल आपका है, प्रैक्टिस बोल सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस गद्यांश आपका है, इसे आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसे पढ़ने के बाद आपको क्या है, इससे संबंधित आपके सवाल है इनको आपको देना है, ठीक है। ये आपके काफ़ी सवाल मैंने दे रखे हैं, इन सब की थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इनको पढ़ना है, एक कॉपी बनानी है अपने आंसर राइटिंग की, उस पर आपको अच्छे राइटिंग के साथ इनके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका इतना ही था। एक गद्यांश को मुझे समझाना आपको था कि गद्यांश वाला आपको जो टॉपिक है किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब इस पर आप महारत तभी हासिल कर पाओगे भाई जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको तरीका यहाँ बता दिया है, ठीक है। आपको अब जितने भी PI को आपके गद्यांश से रिलेटेड आपके हुए हैं, चाहे अपर के हो, चाहे लोअर के हो, चाहे अन्य आपके एग्जाम के हुए हैं, उनको उठाने, उनको पढ़ना है, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उनकी आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। इस तरीके से करके जाओगे तब जाके आपको ये एक बेहतर स्थिति आपकी हो जाएगी। और ये आपका सिर्फ APS में काम नहीं आएगा, आपका RO में काम आएगा, आपका लोअर में काम आएगा, आपका अपर में काम आएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। तो इस क्लास में आपका इतना ही है। तो आपकी जो पहली यूनिट बेसिकली आपका इस क्लास में आपकी होती है, आपका जो अंग्रेजी से हिंदी वाला आपका जो पोर्सन है ये वाला, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस पे आपको करना है भाई। आपको जो व्याकरण का आपको ज्ञान है अंग्रेजी वाला, उससे आपको थोड़ा बेहतर करना है, अंग्रेजी भाषा को थोड़ा सा आपको अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप इसे कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो यूनिट आपकी हो जाती है आज। कल आपकी जो एक क्लास हम और लेंगे वो आपका हो जाएगा फिर संक्षेपण पे, ठीक है। तो हम ये करेंगे आपका कि क्या करेंगे, हम पहले हम कर लेंगे कि एक साथ हम इन्हें हम आपका निपटा देंगे। इसको मैं अब छोड़ देता हूँ फिर यहाँ पे, ठीक है। आज हमने देख लिया, कल हम ये देख लेंगे, परसों ये, फिर पहले हम 7 आपका यूनिट है इसे निपटा लेंगे, और फिर लास्ट में आपका इस वाले सेगमेंट में हम आएंगे, ठीक है, लेटर वाले पे। इसका एक रीज़न है वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इस यूनिट में आपका अंदर कम से कम 1 2 की 3 4 5 6 7 1 2 आपके और लेटर हैं वो लगेंगे, 7 8 क्लास आपकी लगेगी। तो अगर इसी में आप रहोगे तो आपको एक ऐसा लगेगा कि इतने दिन हो गए, अभी मैं 3rd यूनिट पे हूँ, मतलब जनरल आपको जो साइकोलॉजिकल जो एक स्टडी बनती है,
तो हम 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 क्लास में आपका पूरा सिलेबस आप एकदम आपकी जो मतलब सिर्फ एक यूनिट बचेगी, ये बाकी यूनिट आपकी हो जाएगी भाई। तो एक मेंटलिटी आपकी बन जाएगी भाई, चलो मेरा पेपर 2 का जो सिलेबस है वो अधिकतम आपका हो गया है, बस एक यूनिट बची है, उसके अंदर हम फिर खोलते जाएंगे हर लेटर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हाँ, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, कल की क्लास में। और बाकी जो आर ओ जो अपर लोअर की क्लासेस वगैरह उन्हें भी हम जल्द शुरू करने वाले हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपस अपने जुड़े रहिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अपना प्यार आप दिखाते रहिए। जल्दी आपको जो वाला आपका सीरीज है उसे हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको, आपको लाइक शेयर कमेंट करना है चैनल को। ठीक है, अधिकतम बच्चों तक आपको चैनल को शेयर करना है। अपने डाउट वगैरह जो भी हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में आप बता दीजिए, और टेलीग्राम में या जहाँ भी आप बताओ, इसमें आपकी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल हम संक्षेपण देखने वाले हैं बेसिकली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। तब के लिए टाटा बाय।